हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू एग्जाम भी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि और ये आप इमेज देख सकते हो। इमेज देख के आप समझ जाओगे कि बहुत से लोग जो पॉक्सो और चाइल्ड सेफ्टी एक्ट्स जो हैं, अलग अलग 7 टाइप के जो एक्ट्स दिए गए हैं, ये हमारे इसमें जो हमारे पूछे जाने वाले हैं उसमें लोग काफ़ी सारी चीज़ों पर डाउट है कि सर इतने सारे सेक्शन याद रखने हैं क्या, सर हर पेनल्टी याद रखनी है क्या, सारा एक्ट को पढ़ना है, कहाँ से करे कैसे करे, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बहुत से डाउट्स हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपना पॉक्सो एंड चाइल्ड सेफ्टी एक्ट्स पर मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको हम यहाँ पर लाइन से अब क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। मैक्सिमम हाउ मैनी सोशल वर्कर्स कैन फॉर्म अ ग्रुप टू प्रोवाइड एडवाइस ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स रिलेटेड टू ITPA एक्ट 1956 टू दी स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार को ITPA जो 1956 का हमारा एक्ट है उससे संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर सलाह देने के लिए अधिकतम कितने सामाजिक कार्यकर्ता एक समूह बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो क्वेश्चन आ सकते हैं। पहली बात तो ये ग्रुप बनाएगा कौन, दूसरी बात ये ग्रुप में कितने लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया है जिसका आंसर आपको करना है। पहला क्वेश्चन कि इसे बनाएगा कौन, तो उसका आंसर यही जो पेपर अभी क्वेश्चन पूछा गया उसी में है कि ये ग्रुप कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी। जाहिर सी बात है, राज्य सरकार को सलाह देनी तो राज्य सरकार ही बनाएगी, केंद्र तो बनाएगी नहीं। दूसरी बात, कितने लोग होंगे इसमें अधिकतम, तो यहाँ पर 5 सोशल वेलफेयर वर्कर होंगे। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर हेयर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। Who appoints a special पुलिस ऑफिसर, एक एसपीओ की बात की गई है, कौन नियुक्त करेगा यहाँ पर। दो क्वेश्चन यहाँ पे भी आ सकते हैं, एक तो एसपीओ था और एक था टीपीओ, ट्रैफिकिंग पुलिस ऑफिसर। ठीक है, तो टीपीओ को कौन नियुक्त करेगा। एसपीओ को पूछ लिया गया, एसपीओ को स्टेट गवर्नमेंट करती है जबकि टीपीओ को सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को, ट्रैफिकिंग पुलिस ऑफिसर को सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और स्पेशल पुलिस ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर नियुक्त करेगी। दो क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए, देखो अभी तक पढ़े जबकि 2 हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ITPA 1956 के तहत एक विशेष पुलिस अधिकारी के लिए न्यूनतम रैंक क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखा जाए तो, ठीक है, तो रैंक क्या होगी। हम लोग जो अपना लेक्चर लिए थे, ठीक है, पढ़ी होगी प्लेलिस्ट में, आप जाकर देख सकते हो, ये सारे एक्ट हम लोग कर चुके हैं। उसमें मैंने ये बताया भी था कि जो रैंक होगी वो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की होनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। वेश्यावृत्ति के लिए हिरासत में किसी को धोखा देकर रखने पर अगर दोषी कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके लिए न्यूनतम, ये वर्ड जरूर ध्यान रखना कि न्यूनतम संभव कारावास की अवधि क्या है। तो न्यूनतम यहाँ पर कितना है भाई, तो न्यूनतम यहाँ पर 7 वर्ष है। तो सर मैक्सिमम भी तो कुछ होगा ना। हाँ भाई, मैक्सिमम भी है, वो क्या है, अप टू 10 ईयर्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 7 वर्ष की सजा होगी अगर कोई ऐसा करवाता है तो। ठीक है, अपने पास डिटेन करके रखता है और उससे वेश्यावृत्ति करवाता है तो वहां पर 10 वर्ष की सजा होगी अधिकतम और कम से कम 7 वर्ष की होगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। What is the penalty for individual aged 18 and above who knowingly rely on the earnings of another person's prostitution? अगर कोई किसी और व्यक्ति के वेश्यावृत्ति पर अपने जीवन को निर्भर करता है, मतलब किसी और के पैसे पर अपना जीवन यापन करता है, ठीक है, और वो भी पैसे वेश्यावृत्ति से आ रहे हैं, तो ऐसे में सजा क्या हो सकती है। तो ऐसे में सजा है कम से कम उसे 2 वर्ष की जेल हो सकती है, साथ ही 1000 का फाइन हो सकता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बोलो कि भाई 1000 रुपए तो बहुत कम होते हैं, तो हाँ 1000 रुपए कम होते हैं, पर ये एक्ट 1956 में आया था, अभी तक कोई खास अमेंडमेंट नहीं हुई है। वर्तमान में भी यही एक्ट जो है प्रचलन में है, अभी तक चल रहा है। ठीक है, वर्किंग में है, तो आप इसी के प्रोविजंस को क्या मानोगे, एक्चुअल मानोगे। 2006 वाला अभी जो बिल था वो अभी लागू नहीं हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम कब लागू हुआ। डेट पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पॉक्सो वॉक्सो की डेट पूछी जा सकती है, ये ध्यान रखना है आपको। व्हेन डिड द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट केम इनटू इफेक्ट, कब आया था। तो ये जब क्वेश्चन, जब हम लोग कॉन्सेप्ट कर रहे थे तो हमने बताया भी था कि 23 दिसंबर 1986 को ये आया था और कुछ प्रोविजन इसके 1992 में लागू हुए थे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। Which government body is responsible for enforcing and implementing the Child Labor Prohibition and Regulation Act of 1986? कौन सी जो है गवर्नमेंट बॉडी या आप मिनिस्ट्री कह सकते हो जो इसको रेगुलेट करती है। क्या मिनिस्ट्री ऑफ गृह मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड सोशल जस्टिस है।
तो आप यहाँ पर तुक्का भी मार सकते हो, हालांकि तुक्का मारने की जरूरत नहीं है, क्लास में हम लोगों ने इसको अच्छे से किया है। इसमें से जो मिनिस्ट्रीज थी, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इनको हम लोगों ने क्लास में डिटेल से डिस्कस भी किया है। ठीक है, आप में से जिसने भी क्लास लिए वो सब इसको बहुत अच्छे से तुरंत ही आंसर कर सकते हो कि सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं भाई। बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत जो बाल श्रम के संदर्भ में एक डेफिनेशन है चाइल्ड, ठीक है, उसको उसकी डेफिनेशन क्या है। और पेपर जब हम लोग एक्ट कर रहे थे अलग अलग, तो मैंने आपको बार बार ये बताया भी था कि जो एक्ट्स हैं उसमें जो डेफिनेशन दी गई, जैसे ब्रोथल की डेफिनेशन किसमें दी गई है, सीधे सीधे पूछ लेगा, द टर्म ब्रोथल डिफाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, तो आपको पता होना चाहिए आईटीपी एक्ट, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 में उसकी डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, उसी तरह से एसिड अटैक पूछा जाएगा कि भाई एसिड अटैक को किसमें डिफाइन किया गया है, तो आप बताओ कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में उसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, एजुकेशन की जो है डेफिनेशन किसमें दी गई है, चाइल्ड की ये वाली डेफिनेशन आपको पूरी डेफिनेशन दे देगा कि बच्चा मतलब बच्चा जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम हो उसे एक बच्चा माना जाएगा, ये डेफिनेशन किस एक्ट में दी गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है डेफिनेशन हमारी चाइल्ड लेबर एक्ट में दी गई है। ये आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई, डेफिनेशन पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं भाई, चलो। हाउ इज द चेयरमैन ऑफ चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी सेलेक्टेड अंडर द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986? दो जो चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी होती है, कौन इसे नियुक्त करता है? ठीक है, तो यहाँ पर संसद आपको लगता है कि वो करेगी? भाई वो नहीं करती है। ठीक है, क्या उसे स्टेट गवर्नमेंट करेगी, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, कौन करेगा बताओ भाई। तो यहाँ पर जब पढ़ा था हम लोगों ने, अभी सेकंड लास्ट क्लास हमारी हुई थी चाइल्ड लेबर एक्ट पे, तो हम लोगों ने देखा था कि भाई वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बनाती है। ठीक है, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। व्हाट इज द कंटिन्यूअस मैक्सिमम ड्यूरेशन अलाउड फॉर अ सिंगल वर्किंग पीरियड? देखो ये वर्ड याद रखना, एक सिंगल वर्किंग पीरियड में एक बच्चे से लगातार कितनी देर काम कराया जा सकता है, मतलब ये कि बच्चे को सुबह काम पे लगाया गया तो उसे लगातार कितनी देर काम पे रखा जा सकता है अगर एक बच्चा है तो। ठीक है, तो 1986 का जो एक्ट है वो कहता है कि ज्यादा से ज्यादा मतलब मैक्सिमम आप 3 घंटे काम करा सकते हो, उसके बाद उसे कम से कम 1 घंटे का रेस्ट तो चाहिए ही चाहिए, उसे 1 घंटे का रेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो 10 है उसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आते हैं 11th पे। व्हाट इज द टोटल मैक्सिमम वर्किंग आवर्स इंक्लूडिंग रेस्ट ब्रेक अलाउड फॉर चिल्ड्रन? एक बच्चे से कितने घंटे काम करवाया जा सकता है पूरे एक दिन में ना, चलो एक दिन में कितने घंटे काम कराया जा सकता है? तो आपको पता होना चाहिए एक बच्चे से पूरे दिन में 6 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं करा सकते हो। बोलोगे कि सर ऐसी क्या बात हो गई, आपने बोला लगातार 3 घंटे करा देंगे, फिर 1 घंटे का हम रेस्ट देंगे, फिर 3 घंटे काम करा लेंगे ना, टोटल तो 7 घंटे होते हैं। लेकिन नहीं, एक्ट कहता है कि आप उसे 6 घंटे, जिसमें आपका क्या होगा, लंच ब्रेक क्या होगा, इंक्लूड होगा। ठीक है, लंच ब्रेक इंक्लूड होगा, इससे ज्यादा आप काम नहीं करा सकते हो, लंच ब्रेक इंक्लूड होगा, और 6 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं करा सकते हो, यानी 5 ही घंटे आप पूरे दिन में उससे काम कराओगे, उसके ऊपर काम नहीं करा सकते हो। 6 आवर्स विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं भाई। अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अ टर्म्स अ चेयरपर्सन और अ मेंबर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कैन सर्व? ठीक है, इतना बड़ा लाइन लिख दिया है, पूछा छोटा सा गया है कि जो अध्यक्ष या सदस्य होते हैं अधिकतम कितने कार्यकाल सेवा कर सकते हैं, मतलब कितनी बार अपॉइंट हो सकते हैं एज अ मेंबर और एज अ चेयरपर्सन। सीधी सी बात है, कितनी बार, 1 बार 2 बार 10 बार, कितनी बार, या अनलिमिटेड? तो बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में कि भाई चाहे चेयरपर्सन हो, चाहे अध्यक्ष हो, मतलब चाहे मेंबर हो, लगातार मतलब लगातार क्या, पूरी जिंदगी में केवल 2 बार ही उस जो कमीशन है उसमें मेंबर के तौर पे या चेयरपर्सन के तौर पे कार्य कर सकते हैं, 2 बार से ज्यादा के लिए उसको नहीं रखा जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, एट व्हाट एज मस्ट द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स रिटायर? अब चेयरपर्सन की बात अलग है यहाँ पर, और याद रखना मेंबर्स की बात अलग है। जो चेयरपर्सन है वो कितने पे अपॉइंट, कितने पे क्या हो जाएगा, क्या लिखा है, रिटायर, रिटायर हो जाएगा। कितने पे रिटायर हो जाएगा?
हालांकि इनकी जो अपॉइंटमेंट की एज है वो ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया गया कि कितने वर्ष के पर उसको अपॉइंट किया जाएगा, ऐसा नहीं लिखा है कि 65 का होना चाहिए, 30 का होना चाहिए, 40 का होना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा है। बट रिटायर कितने पे होगा ये लिखा है। और चेयरपर्सन की बात हो रही तो चेयरपर्सन रिटायर हो जाएगा जब वो 65 वर्ष की उम्र पूरी कर लेगा। ठीक है, जब वो 65 वर्ष की उम्र पूरी कर लेगा तब उसे रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। ठीक है ना जी। और अगर इसके लोगों की बात करें, इसके सदस्यों की बात करें, तो इसके सदस्य जो होंगे, अध्यक्ष के अलावा जो सदस्य होंगे वो 60 वर्ष की उम्र में अपना रिटायरमेंट ले लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हो, अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 हु कैन एस्टैब्लिश चिल्ड्रंस कोर्ट। चिल्ड्रन कोर्ट को कौन एस्टैब्लिश करेगा? पहली बात तो चिल्ड्रन कोर्ट को किस चैप्टर में डिफाइन किया गया है ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था, याद करने के लिए। ठीक है, आंसर कमेंट बॉक्स में डालना कि सर जो चिल्ड्रंस कोर्ट है उसे किस चैप्टर में डिफाइन किया गया है। आप जिन्होंने भी लास्ट क्लास की होगी एनसीपीसीआर एक्ट वाली, उनको इसका आंसर इजीली मिल जाएगा। तो फटाक से देखकर मुझे बताना कि किस चैप्टर में डिफाइन किया गया है चिल्ड्रंस कोर्ट के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर कौन उसको क्या करेगा, स्थापना करेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, पर उसे कंसल्ट करना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट। अपना जो हाई कोर्ट होगा स्टेट गवर्नमेंट का, या जिस भी हाई कोर्ट की टेरिटरी में वो आता होगा, जुडिशियल उसमें आता होगा, रीच में आता होगा, उससे स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ही ऐसा कोई जो चिल्ड्रन कोर्ट है उसको एस्टेब्लिश किया जा सकता है। याद रखना हाई कोर्ट लिखा है यहाँ, सुप्रीम कोर्ट नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट हो तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 हाउ लॉन्ग इज द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। मतलब कहने का ये है कि जो अध्यक्ष होते हैं एनसीपीसीआर के या फिर जो सदस्य होते हैं, उन्हें कितने सालों तक का कार्यकाल मिलता है। मतलब एक बार अपॉइंट हो गए तो कितने साल लगातार कार्य कर सकते हैं अपने पद पर। ठीक है, 3 साल, 2 साल, 1 साल या 5 साल। तो इसका करेक्ट आंसर है कि 3 साल लगातार काम कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम लोग क्लास ले रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा भी था कि अगर कोई बीच में रिटायरमेंट लेता है, सपोज दैट कि आज की डेट है हमारी, मान लो क्या है आज की डेट, 6 और 7, 6 है। ठीक है, 6 नवंबर चल रहा है। ठीक है, 6 नवंबर 2023 चल रहा है। ठीक है, सपोज कि आज कोई अपॉइंट होता है और 31 नवंबर को वो किसी कारणवश से उसकी 65 वर्ष की उम्र हो जाती है और रिटायर हो जाता है। तो एज अ चेयरपर्सन वो अपॉइंट हुआ था चेयरपर्सन के पद पे। ठीक है, अब चेयरपर्सन क्या हो गए, 31 दिसंबर को, 31 नवंबर तो होता ही नहीं, 31 दिसंबर 2023 को वो क्या हो गए, उन्होंने रिटायर हो गए। अब 1 जनवरी से पोस्ट वैकेंट हो गई। तो पहली बात तो 1 जनवरी से जैसे ही पोस्ट वैकेंट होगी तो आपको पता है कि 90 दिनों के अंदर उसे फिल कराना पड़ेगा। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो नया मेंबर आएगा, जो नया चेयरपर्सन आएगा, वो कितने साल का कार्यकाल पूरा करेगा? क्या वो भी अपने पूरे 3 साल करेगा या यहाँ से जो टेन्योर बचा होगा वो पूरा करेगा? तो आपको पता है जो रेस्ट टेन्योर होता है, जो बचा हुआ कार्यकाल होता है, वो चेयरपर्सन वो वाला टेन्योर पूरा करेगा, ना कि पूरे 3 साल। ठीक है, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट पे आ सकता है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो टॉप 15 क्वेश्चन थे अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। होप कि आपको ये पसंद आया होगा। और अगर आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन चाहिए कि नहीं सर थोड़े से और डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके आओ, ठीक है, हालांकि नहीं पूछा जा सकता उस तरह का क्वेश्चन, मतलब उतने टफ नहीं होंगे, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। सफिशियंट लोग अगर वो बात कह देंगे कि सर नहीं स्टेटमेंट वाइज लेके आओ, थोड़े से और डिफिकल्ट करो, तो वैसे भी डाल दिए जाएंगे, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत है नहीं मुझे सच। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना था। उसके अलावा अगर अभी तक आपको मतलब आपने तैयारी कर रहे हो लेकिन अभी भी आपको डाउट है किसी चीज़ को लेके, वेदर वो हॉस्टल वार्डन हो, जेएसए हो या फिर अकाउंटेंट हो, आपको अभी भी डाउट है कि सर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो एस नहीं मिल पा रहा, वो रफ्तार नहीं मिल पा रही है, थोड़े से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, एक्ट नहीं समझ में आ रहे सर, 10 नंबर हालांकि बहुत कम होते हैं पर कहीं ना कहीं सिलेक्शन में 1-2 नंबर भी बहुत बड़ी भूमिका प्ले कर जाते हैं। ठीक है, तो जब ऐसी चीज़ें हैं तो भाई यहाँ पर एग्जाम भी आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल आगे है। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, नीचे 9205524028 पर कॉल करनी है। अपनी जो भी डाउट्स है आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज को पूरा कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोर्स लेना है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एमसीक्यूज प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं, वीडियोस मिलती है, मॉक टेस्ट मिलते हैं, चैप्टर टेस्ट मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लॉ की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हो, उसके अलावा अगर आप सपोज दैट कि आप तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको
आई एग्जाम की वेबसाइट पे जाना है। आई एग्जाम बेसिकली जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, चाहे चाहे बैंकिंग हो, आईबीपीएस हो, राजभाषा हो, रेगुलेटरी बॉडीज़ हो, रेगुलेटरी बॉडीज़ में नाबार्ड, सिडबी, आरबीआई हो गई, ये सब हो गए। उसके अलावा अगर आप डिफेंस वगैरह देते हो तो सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ पर लाइन से देखने को मिलेंगे। आप अपने सेक्शन पर जाइए, उसको क्लिक कीजिए, वहाँ पर जाकर आपको सब आप मतलब प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मॉक टेस्ट भी है। अपनी तैयारी को आपको पता करना है कि कितना आप बेहतर कर पा रहे हैं, कितना बेहतर आपकी तैयारी है, तो आप वो भी यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना था। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका आंसर आपको कर दिया जाएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू ऑल।